सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल पर। और मैं आपका दोस्त राधे राय का बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के तीसरे अध्याय 2 वरदान के भाग 5 की। भाग 4 में हमने जाना था कि किस प्रकार दासी मंत्रा ने रानी कैकेयी के दिमाग पर असर किया और अपनी कुटिल बातें, अपने कुटिल विचार रानी कैकेयी के भीतर थोप कर रानी कैकेयी को यह कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हारे बेटे की गैर मौजूदगी में राजा दशरथ ने ऐसा निर्णय लिया कि वो राम को युवराज का पद दे रहे हैं और तुम और तुम्हारा बेटा दोनों दास बनने की स्थिति में आ जाओगे। समय रहते रानी याद करो अपना समय, जो तुम्हारा आसन्न संकट आने वाला है या आने वाला संकट है उसे भांप लो और अपना अस्तित्व बचा लो, या अपने सुख जो दुख में परिवर्तन होने वाले हैं उन सुखों को बचा लो। तो आगे क्या होता है, रानी कैकेयी का किस प्रकार मस्तिष्क परिवर्तन होता है और किस प्रकार अर्थ का अनर्थ होता है, इसके बारे में जानेंगे। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। मंत्रा ने कहा कि रानी तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें दुख सुख का पता ही नहीं है कि क्या दुख होता है और क्या सुख होता है। तुम्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो तुम्हारे लिए भी ये खुशखबरी है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए ये दुखों का पहाड़ है। तुम्हें समझना चाहिए। ऐसी कुटिल बातें, ऐसे कुटिल विचार रानी कैकेयी के भी दिमाग पर असर करने लगे। उसे भी लगा कि हकीकत में सही बोल रही है, पर ऐसा नहीं था। बाद में उन्हें पछतावा होने जैसा कदम उठा लिया रानी कैकेयी ने। जब कदम उठा लिया तो आगे देखते हैं क्या होता है। उनका सिर चकरा गया, रानी कैकेयी का सिर चकरा गया, क्योंकि दासी को कुछ बोल नहीं सकती थी। एक बार फटकार दिया लेकिन दासी गई नहीं थी। और फिर बाद में क्या होता है, सिर चकरा गया। वे पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। इतनी कुटिल, इतनी कुविचार भर दिए थे रानी कैकेयी के मस्तिष्क में दासी मंत्रा ने कि अब उसके पैर सही से पड़ नहीं रहे थे। पलंग से उठी मगर सही से चल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में, रानी कैकेयी के आंखों के अंदर पानी था, आंखों के अंदर आंसू था कि मुझे इतना मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे हित चाहने वाली दासी ने कितना मेरे बारे में सोचा या मेरा भला सोचा, ऐसा उसके मन में विचार आए और उसके आंखों में आंसू आ गए। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिए। अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा क्रोध रानी कैकेयी के मन में भर गया और उसे क्रोध ने, जो प्रसन्नता की जो जगह थी, उसे ऐसे क्रोध ने जगह ले ली जिसको व्यक्त करना भी पॉसिबल या संभव नहीं है। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी, तुम्हारी बातों में दिखने लगी। तुम ही बताओ अब क्या कह रही रानी कैकेयी। रानी कैकेयी को दासी मंत्रा के विचारों में कुछ कुछ सच्चाई दिखने लगी। उसे भी लगा कि मंत्रा बोल तो सही रही, कुछ तो दाल में काला है। तो फिर रानी कैकेयी मंत्रा से बोलती है कि चल तू ही बता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। रानी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा कि मंत्रा पलंग से उठी कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। कैकेयी पहले पलंग से उठी और बाहर जाके मुंह धोया, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया कि मैंने इतना सोचा ही नहीं था। मेरा बेटा यहाँ मौजूद नहीं है, मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में महाराज ने ऐसा निर्णय कैसे लिया। हमसे अनुमति नहीं ली, मेरे बेटे से अनुमति नहीं ली, हमसे राय पास कुछ नहीं किया, हमारे साथ चर्चा नहीं की और ऐसा युवराज पद का, राज्याभिषेक का निर्णय कैसे ले लिया। तो फिर वो मंत्रा से विचार विमर्श करती है और मंत्रा से रानी कैकेयी कहती है कि चलो तुम ही बताओ मंत्रा कि मैं क्या करूं। फिर मंत्रा जो रानी कैकेयी के पास बैठी थी वो भी पलंग से उठी और कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां कैकेयी खड़ी हुई पलंग से उठकर उसमें कहा याद करो। किसने? मंत्रा ने रानी कैकेयी को कहा कि याद करो राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे कि एक बार राजा दशरथ तुम्हारे किसी ही कार्य से बहुत ही खुश हुए थे और
तुम्हें 2 वचन दिए थे। कहा था कि रानी कैकेयी, जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता हूँ तो तुम मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूर्ण करूंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा दशरथ ने ऐसा रानी कैकेयी को वचन देते हुए 2 वचन दिए थे, यानी कि 2 इच्छाएं प्रकट करने के वचन दिए थे। राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहो। राजा दशरथ को जो तुम्हें 2 वचन दिए थे, 2 तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करने के जो वचन दिए थे, वो वचन याद दिलाओ। मंथरा रानी कैकेयी को कहती है, एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे के लिए राम के लिए दूसरा जो वचन है उसमें राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या कह रही है रानी कैकेयी को? मंथरा क्या कह रही है कि तुम्हें राजा दशरथ ने किसी समय में तुमसे खुश होकर के, तुम्हारे किसी कार्य से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने जो तुम्हें 2 वर दिए थे या 2 वचन दिए थे, अब उन वचनों को पूर्ण करने का समय आ गया है और तुम्हें उन वचनों को मांग लेना चाहिए या वो इच्छाएं प्रकट करनी चाहिए। उनमें तुम्हें इच्छा प्रकट करनी है, पहली तो भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए वनवास, और वनवास की जो आयु है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधा गुस्सा और आधा उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि ये कैसी परिस्थिति में फंस गई हूं मैं। कुछ समय पहले तो मेरे खुशी के मारे मेरे प्रसन्नता के विचार और प्रसन्नता के भाव चलक रहे थे, और कुछ ही पल में मेरी सारी की सारी प्रसन्नता गायब हो गई या मेरी सारी की सारी प्रसन्नता नष्ट हो गई। उसके चेहरे की मनोदशा बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई सी थी, तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात तो ठीक लगी, उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। रानी कैकेयी को मंथरा की बात कुछ ठीक लगी कि चलो कोई बात नहीं, 2 वर दिए राजा दशरथ ने, लेकिन अब वो 2 वर लिए कैसे जाए या वो 2 वर है वो मांगे कैसे जाए, इसके बारे में वो रानी कैकेयी मंथरा से विचार विमर्श करती है। ये बात राजा दशरथ से कैसे उन्हें रनिवास बुलाया जाए या प्रतीक्षा करे, कि राजा दशरथ को अपने निवास स्थल पर अपन बुलाए या उनकी प्रतीक्षा करे। यहाँ पर मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, रानी कैकेयी जो मन में सोच रही कि चलो ठीक है, जो भी कह रही है कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि अपनी हितैषी है तो अपने बारे में कुछ अच्छा ही सोच रही होगी, क्योंकि बचपन से ही रानी कैकेयी का साथी थी मंथरा और रानी कैकेयी की सेवा की थी मंथरा ने। तो मंथरा ने रानी कैकेयी के मन की बात भांप ली कि कैकेयी सोच रही है कि इस बात को राजा दशरथ को कैसे कही जाए। तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली आओ, कि जब किसी भी रानी को गुस्सा आ जाया करता था तो वो अपना जो सद्व्यवहार था उसे अस्त व्यवस्थ करके कोप भवन में, यानी कि गुस्सा करके वो भवन में अकेले महल में चली जाया करती थी, जहां पर कोई भी निवास नहीं करता। ऐसे महल में कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनसे बात मत करना, उनकी तरफ देखना नहीं। रानी कैकेयी तुम ऐसा करो, अपना वस्त्र व्यवहार थोड़ा सा अलग करके कोप भवन चली जाओ। अगर राजा वहां आए तो उनसे बात मत करना और उनकी तरफ मत देखना, तुम्हारा दुख वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम उनकी सबसे प्रिय रानी हो। राजा की या तो सबसे पहली रानी प्रिय होती है या फिर सबसे अंतिम वाली रानी प्रिय होती है। तो राजा दशरथ की जो तीसरी रानी थी रानी कैकेयी, उन्हें बहुत ही ज्यादा अति प्रिय थी। राजा दशरथ रानी कैकेयी का कोई भी दुख देख नहीं सकते थे या सहन नहीं कर सकते थे, कि तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख राजा दशरथ देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय का इंतजार करना है और उन्हें पिछली बात याद दिलानी है। जब भी राजा दशरथ तुम्हें मनाने आए, तुम उनको याद आओ, और जब भी वो तुम्हारे पास आए तो तुरंत तुम्हें वो पुरानी बात याद दिलानी कि महाराज आपने मुझे एक समय में 2 वचन दिए थे और आज उन 2 वचनों को पूर्ण करने का समय आ चुका है। आज वो 2 वचन आपको पूर्ण करने हैं। 2 इच्छाएं मैं आपके सामने प्रकट करूंगी और उन 2 इच्छाओं को आपको पूरी करना है। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी।
रानी कैकेयी के मन में मंथरा ने ऐसे विचार डाल दिए थे, ऐसे कुटिल भावनाएं डाल दी थी कि सच में रानी कैकेयी को महाराज दशरथ का निर्णय एक षड्यंत्र प्रतीत हो रहा था। लेकिन रानी कैकेयी अब मंथरा से कह रही है कि मैं बिल्कुल तू कह रही वैसा का वैसा करूंगी। राजा दशरथ से आंखें से मेरी महाराज से आंखें भी नहीं मिलाऊंगी। मैं कोप भवन में जाऊंगी और महाराज वहां आएंगे, मैं महाराज से बात करूंगी और महाराज का जो ये षड्यंत्र है उसे मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। अब जो मंथरा जिस काम से आई थी, जिस काम से उसका यह उद्देश्य था कि रानी कैकेयी जो सोच रही है, रानी कैकेयी जो सोच के प्रसन्न हो रही है, उस प्रसन्नता का कारण जो असली कारण था उसे बताया रानी कैकेयी को कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे पुत्र के लिए ये हित में नहीं है राम का युवराज बनना या राम का राज्याभिषेक होना। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। और दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को उसका जो निवास स्थल था, जो निवास कक्ष था, वो छोड़ते हुए कहा था कि रानी कैकेयी राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष के वनवास से 14 वर्ष से कम आयु वाला वनवास मत मांगना। तब तक भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे कि भरत इतने 14 वर्ष के वनवास, जब 14 वर्ष का वनवास राम गुजार के आएंगे, तब तक अपनी जो अवध नगरी है, इस अवध नगरी का जो राजपाट है पूरी तरीके से भरत संभाल चुके होंगे या भरत को सारे राजकाज का अनुभव हो चुका होगा। तब तक जब तक राम लौटेंगे तब तक लोग उन्हें भूल चुके होंगे कि भरत पूर्णतया एक राजा की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे और राजपाट में पूर्णतया सक्षम हो जाएंगे। लोग जब राम वापस 14 वर्ष का वनवास भुगत के वापस आएंगे तब तक लोग उनको भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को दासी ये कहते हुए अपना जो वो निवास कक्ष है वो छोड़ते हुए कहती है कि जल्दी करना, अब देरी मत करना, अब समय बहुत कम है। राजा दशरथ आने वाले हैं, कल राज्याभिषेक है, तो वो अब आप सबको खुशखबरी देने के लिए, जो प्रसन्नता का जो ये विचार है आपके साथ साझा करने के लिए राजा आते ही होंगे। आज का जो अपना ये टॉपिक था उसमें यहीं तक। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार रानी कैकेयी राजा दशरथ से भेंट करती है और उनका क्या वार्तालाप होता है, और जो निर्णय खुशियों की बाहर लेके आया था, उसी निर्णय में एक बड़ा सा रोचक प्रभाव आता है और किस प्रकार सारी की सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। अवध नगरी में जो चारों तरफ खुशियों का एक वातावरण था, वो उन खुशियों को एक वचन, 2 वचन की नजर लग जाती है और पूरी की पूरी खुशियां पूरे के पूरे नगर में मंद हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।